है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। तो अब्बास की मौत को खुदकुशी का नाम दिया जाता, मगर भगवान की करनी देख लो बेटे। शायद ये सनोबर की सिक्स सेंस थी, जिसने उसकी नजरों के सामने से इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया, उसे बेनकाब कर दिया, और वो बिना किसी की परवाह किए लोगों की मुखालफत को अपने सर पर लेकर अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। बेटे, अगर वो उस शख्स का खून नहीं करती तो जानती हो क्या होता? आज वो विधवा होती, विधवा, और सफेद कपड़े पहने हुए वो अपने पति की मौत पर रो रही होती। मैं ये भी जानता हूं बेटे कि अगर कानून के नुक्ता नजर से देखें तो शायद सनोबर का जुर्म बहुत संगीन हो, मगर अगर इंसानियत के नुक्ता नजर से देखें तो उसका जुर्म उस मुजरिम के जुर्म से बहुत छोटा जुर्म है, बहुत छोटा जुर्म है। अंकल, इसका मतलब है कि आप सनोबर को बचा लेंगे ना? प्रगति बेटे, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं सनोबर को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश। बेटे, सनोबर की कहानी सुनने के बाद कानून भले ही उसे मुजरिम करार दे, लेकिन मेरी नजरों में वो कोई मुजरिम नहीं है, वो बेगुनाह है। बेटे, ये कत्ल एक नेक, शरीफ और मासूम औरत का वो इंतकाम है जिसे कानून की तवारीख में दर्ज किया जाएगा। और इस कत्ल से एक और बात भी साबित हुई है कि सनोबर अपने पति से किस कदर बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हाँ बेटे। सनोबर, बस तुम ठीक तो हो ना? हाँ सनोबर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर सनोबर, तुम? ये तो कुछ भी नहीं है अब्बास। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी जिंदगी है। सनोबर, सनोबर, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया था किस बात का? मैं तो अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती तुम्हारे बिना। मैं बीवी हूँ तुम्हारी खिदमत करना मेरा फर्ज है। तो अगर तुम किसी मुसीबत में हो, मेरा फर्ज नहीं बनता कि... क्या फर्ज बनता है सनोबर तुम्हारा? मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम अपनी जिंदगी तबाह कर लो। किसने कहा कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई है? एक बीवी की जिंदगी आबाद या बर्बाद अपने शौहर की वजह से होती है। तुम सही सलामत हो तो मेरी जिंदगी कैसे तबाह हो सकती है? वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था।
हाँ, मेरा दोष जरूर था। तुम्हारा दोष? ये तुम क्या कह रही हो सनोवर? सच कह रही हूँ मैं। करीम राजा की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो मुझे पाने की हवस के पागलपन में उसने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। मैं तुम तक कभी ना पहुंच पाती अगर करीम ने तुम्हारे नाम से मुझे खत ना लिखा होता। वो शायद ये नहीं जानता था कि जिसकी हैंडराइटिंग वो कॉपी कर रहा है वो मेरा शौहर है। और अगर खुदा के बाद किसी के सामने सजदा किया जाता है तो वो शौहर होता है। अब्बास, क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? जब मैंने वो खत पढ़ा तो मैं समझ गई कि वो खत तुमने नहीं लिखा। तुम्हारी हैंडराइटिंग भी तो मेरे दिल पर तुम्हारी मोहब्बत की तरह नक्श है। फिर करीम आया हमदर्दी का ढोंग रचाने के लिए। उसे देखते ही मुझे वो करीम राजा याद आ गया जो कॉलेज के दिनों में प्रिंसिपल की सिग्नेचर कॉपी करने की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया था। तब सारी बातें साफ हो गई। मैं समझ गई कि तुम करीम की साजिश की वजह से गायब हो। मैंने करीम का पीछा करना शुरू कर दिया। अब्बास, मैं जानती हूँ उसने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। सनोवर, मुझे उन तकलीफों की जरा भी फिक्र नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे फिक्र थी तो सनोवर सिर्फ तुम्हारी। उसने उस खत का जिक्र किया था मुझसे। सनोवर, वो तो ये भी कह रहा था कि वो तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर रहा है। और मैंने उसके इस भ्रम को टूटने भी नहीं दिया। अब्बास, मुझे माफ करना। मैंने करीम के सामने तुमसे नफरत का इजहार भी किया, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था अब्बास। मैं मजबूर थी और करीम ने भी मुझ पर भरोसा किया, इतना भरोसा कि वो मुझे तुम तक ले आया। मैं उसके इरादे को अच्छी तरह से जानती थी। मैं ये भी जानती हूँ कि उसने तुम्हें ड्रग्स का इंजेक्शन क्यों दिया। वो नहीं चाहता था कि तुम अपनी जबान खोलो। अब्बास, अगर मैं करीम को ना मारती तो शायद वो हमारी आखिरी मुलाकात होती। मुझे तुमसे मिलवाने के बाद वो यकीनन तुम्हें मार देता। और अगर तुम ना रहते तो सनोबर भी जिंदा ना रह पाती। मुझे उसे मारने का जरा भी अफसोस नहीं है। हाँ, खुशी है इस बात की कि तुम सही सलामत हो। सनोवर, सच बात तो ये है कि तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बचाई, बल्कि उस शर्मिंदगी से बचाया जो मरते दम तक मेरे साथ रहती। सनोवर, अब मैं चलता हूँ। एक और जिम्मेदारी बाकी है मुझ पर। जिम्मेदारी? हाँ सनोवर, वो जिम्मेदारी जिसके लिए मुझे अगवा किया गया था। हाँ बस, तुम जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सनोवर।
हेलो एडवोकेट कोतवाल या? हाँ जगता बोलते। जगता, हाँ कहिए भाऊ। क्या है कि आपको तो मालूम ही होगा कि पुलिस वालों ने दोबारा नम्रता को जेल के अंदर कर दिया, तो फिर से आपको एक बार तकलीफ देना चाहता था। अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है भाऊ, ये तो हमारा पेशा है। अच्छा, क्या है वकील बाबू, आजकल तुम शब्द बहुत बड़े बड़े इस्तेमाल करने लगे हो। क्या है कि जिस बात को हमारे लाइन में धंधा बोलते हैं ना, उसको तुम पेशा बोल रहे हो, समझे? हाँ वैसे धंधा भी कोई बुरा शब्द नहीं है बाबू। तो चलो धंधे की बात करते। क्या है कि नम्रता की जमानत हो जानी चाहिए। आपको जितना पैसा चाहिए दे दूंगा। देखिए भाऊ, बगैर पैसे के तो कोई धंधा होता नहीं है। करेक्ट। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि नम्रता की जमानत हो जानी चाहिए, तो इस बात की मैं गारंटी तो नहीं दे सकता आपको। अरे यार अरे, इस बात की गारंटी अगर वकील नहीं देगा तो फिर और कौन देगा? देखिए भाऊ, वकील तो सिर्फ अर्जी दे सकता है जमानत की, लेकिन जमानत सिर्फ जज दे सकता है। और भाऊ आपको सच कहूं तो मुझे नहीं लगता इस केस में नम्रता की जमानत हो सकती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। वकील साहब, कोशिश मैं नहीं जानता। जमानत हो जानी चाहिए मतलब हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई ना तो तुम्हारी जिंदगी का खेल खत्म हो जाएगा, समझे ना तुम? हेलो, नादान की दोस्ती भी जी का जंजाल होती है। तुम्हारी नादानियों का पता नहीं क्या अंजाम होगा विनोद। तुम्हें क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें इस मामले में हाथ डालने की? अब मैंने क्या किया है बाबूजी? विनोद, एक आदमी का अगवा हुआ और अगवा करने वाले का खून, नम्रता की गिरफ्तारी। तुम क्या समझते? आगे चलकर इसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मेरा नाम? मेरा नाम क्यों आने वाला था बाबूजी? तुम्हारा नाम इसलिए आएगा विनोद कि जिस टेंडर को भरने के लिए अब्बास वो 20 लाख रुपए लेकर प्रगति की ऑफिस से निकला था, आगे चलकर उसका अगवा हो गया। और अगवा करने वाला वो करीम राजा नम्रता का आदमी सब था, और इसीलिए पुलिस ने नम्रता को गिरफ्तार कर लिया। और हो सकता है पुलिस इस केस की तफ्तीश में तुमसे भी पूछताछ करे, क्योंकि बीपीएन कंपनी का टेंडर प्रगति क्रिएशन को नहीं मिला था, तो तुम्हें मिला था। विनोद, एक बात और तुम्हें नहीं पता है कि इस केस की तफ्तीश करने वाला इंस्पेक्टर विक्रम और इंस्पेक्टर रूपा दोनों ही प्रगति के आलोक हैं। रूपा राजेश की बहन है और उसकी बहुत जल्द विक्रम के साथ शादी होने वाली है। और हो सकता है प्रगति उन लोगों का फायदा उठाए तुम्हारे खिलाफ। बाबूजी, शायद आपको नहीं मालूम, इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। अगवा करने वाला करीम राजा अब्बास की बीवी सनोबर के हाथों मारा गया। यानी अब यह केस मेरे और प्रगति के बीच नहीं रहा बाबूजी। करीम राजा के बारे में तो यह कहा जा रहा है कि वो सनोबर से प्यार करता था। बाबूजी, अब्बास का अगवा करने का मकसद वो 20 लाख रुपए नहीं थे, बल्कि अब्बास को अपने और सनोबर के बीच से हटाना। बाबूजी, अगर आप इस मामले पर गौर करें तो इसमें मेरी नादानी नहीं बल्कि अक्लमंदी है बाबूजी, अक्लमंदी। वो कैसे विनोद? देखिए बाबूजी, अब्बास का अगवा हुआ, इससे तो हमें फायदा हुआ ना बाबूजी। वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया और इससे प्रगति को लाखों रुपयों के फायदे होने से हाथ धोना पड़ा, और हमें लाखों रुपयों का फायदा हो चुका है बाबूजी। हमें तो जश्न मनाना चाहिए बाबूजी, जश्न। देखिए, इधर करीम राजा मारा गया बाबूजी, और
वैसे भी वो हमारा रिश्तेदार तो नहीं था ना बाबूजी। मगर सनोबर की गिरफ्तारी से प्रगति के जहन को बहुत धक्का पहुंचा है बाबूजी, बहुत तकलीफ पहुंची है। देखा जाए तो बाबूजी दोनों ही हाल में प्रगति का नुकसान हुआ है। और विनोद, नम्रता की गिरफ्तारी? बाबूजी नम्रता पर कोई सीरियस इल्जाम नहीं लगा है और वो बहुत जल्द जमानत पर रिहा भी हो जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ अगर अदालत में कोई गवाही दे सकता था तो वो था करीम राजा, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा बाबूजी। बाबूजी जैसा आपने मेरे बारे में सोचा है ना, वैसे ही निकी के भाई हरीश ने भी मेरे खिलाफ ऐसे सोचा था बाबूजी, मगर मैंने उसे कन्विंस किया कि इसके पीछे मेरा हाथ नहीं बल्कि प्रगति का हाथ है। थोड़े वक्त तक बाबूजी मेरे खिलाफ उसकी गलतफहमी पैदा हो गई थी, मगर मैंने उसे कन्विंस करा दिया बाबूजी। बाबूजी इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से निकी अब ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी में पार्टनर की हैसियत से दाखिल हो चुकी है बाबूजी। अब आप देखते जाइए बाबूजी, अब आप देखते जाइए कि प्रगति की ये दुश्मन और विनोद ठाकुर की ये दोस्त निकी हमारे लिए कितनी लकी साबित होती है। विनोद, निकी अब तुम्हारी बिजनेस पार्टनर ही नहीं, लाइफ पार्टनर बन जानी चाहिए। बाबूजी निकी के दिल में विनोद ठाकुर की मोहब्बत इस तरह से बस चुकी है जिस तरह से फूल में खुशबू बाबूजी। शाबाश विनोद, आज तुम्हारे अल्फाज सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम मेरे वारिस कहलाने लायक हो गए। अरे इस तरह खांसते रहोगे कि डॉक्टर के पास जाके दवा लेके आओगे। लो थोड़ी सी खांसी का आई कि पीछे लग गई जोक की तरह। डॉक्टर से दवा ले लो, डॉक्टर से दवा ले लो। अरे बसंती रात को ठनकपुर के बैद जी का काढ़ा पी के सोई जाई, सवेरे देखना टना टन। ठीक है, रात को काढ़ा बना दूंगी, अभी तो पानी पी लो। हम बोले, हम बोले। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा। लेकिन क्या सूंघ रहे हैं महाराज? बच्चा, यहाँ किसी की मृत्यु की बू आ रही है। मृत्यु की बू? हाँ बच्चा, हम तो अपने रास्ते जा रहे थे, मृत्यु की बू हमारी नाक में घुसी और हम सूंघते सूंघते यहाँ पर आ गए। लेकिन आपको मृत्यु की बू यहाँ कैसे आ रही है महाराज? यहाँ किसी का दाना पानी उठने वाला है। ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? ये हम नहीं, हमारी ज्ञान शक्ति बता रही है बच्ची। यहाँ किसी की मृत्यु होने वाली है। पर ये कैसे पता चलेगा कि कौन मरने वाला है? ये हम तुम लोगों की हस्तरेखा एक एक करके देखेंगे, फिर हम बताएंगे यहाँ किसकी मृत्यु होने वाली है। बालिके, मेरा हाथ देख के बताइए। बालिके, दूसरा हाथ दिखाओ। बालिके, तुम्हारी आयु बहुत लंबी है, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। बालिके, महाराज जी मेरा भी देखिए ना। तुम भी नहीं मरोगी। तुम्हारे हाथ की रेखा बता रही है कि तुम किसी को जीवन दान दोगी। अजी तुम अपना हाथ दिखाओ ना। हम कहाँ दिखाएं? हमको क्या हुआ है? नहीं नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। अरे बुरे महाराज, दिखा दीजिए ना, इससे दिल का भ्रम दूर हो जाएगा। दिखाइए दिखाइए ना। बायां हाथ नहीं बच्चा, दायां हाथ। आगे करो। ओए 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 ओए। अरे बोलिए तो महाराज, ये कहा देखा आपने हमारे हथवा में? बोलो महाराज, क्या है? बोलते क्यों नहीं आप? क्या बताऊं देवियों, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। ये सज्जन तुम लोग से बहुत दूर जा रहे हैं, क्योंकि इनकी आयु की रेखा समाप्त हो चुकी है। ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? देवी, ये हम नहीं, हमारा ज्ञान बता रहा है। महाराज
क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय उपाय है। भम भोले भम भोले। बताइए उपाय उपाय उपाय। हाँ। बताइए महाराज उपाय। उपाय है, अगर इनकी धर्म पत्नी इसी वक्त व्रत, मेरा मतलब उपवास रख ले, तो इनकी मृत्यु को टाला जा सकता है। धर्मपत्नी? क्यों? इनकी धर्म पत्नी इनसे पहले ही हुई। नहीं महाराज, अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई है। अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ? असंभव असंभव। महाराज, बिना विवाह के ये कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? बालिके, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मौत दरवाजे पे खटखट कर रही है। खटखट 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 खटखट। अगर महाराज इन लोगों का विवाह हो जाए तो? इन लोगों का विवाह? बालिके, विवाह कोई बच्चों का खेल है? जब तक इनके लिए कन्या यानी कि लड़की ढूंढेंगे, तब तक ये भगवान को प्यारे हो चुकेंगे। महाराज, लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? ये है ना, ये इनके साथ विवाह करने वाले हैं। ये भम भोले, ये इनसे विवाह करेगी। क्यों? महाराज, मुझे कहते हुए लज्जा आ रही है। अगर मैं इनसे शादी कर लूं तो ये बच जाएंगे ना? इनसे? क्यों? अवश्य। थैंक यू। मगर शादी जल्दी होनी चाहिए। अगर देर हो गई, मौत कभी भी धावा बोल सकती है। राम कटोरी, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर शादी कराएगा कौन? शादी मैं बताता हूँ। बताइए महाराज। तुम दोनों इसी वक्त भागकर किसी मंदिर में शादी कर लो। अगर देर हो गई तो इनकी अर्थी उठ सकती है। नहीं महाराज, नहीं, मैं अभी शादी कर लेती हूँ। चलो जाओ। हाँ बोले महाराज, जल्दी जाइए और जल्दी विवाह करके आइए। भम भोले भम भोले। साधु महाराज, आज आप समय पर आकर इस घर में अनर्थ होने से बचा लिया।